नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे। वही जो विगत हफ्ता में यानी विगत दिनों में जो हम सब ने पढ़ा, जिसमें आपको मुख्य रूप से मिलेगा जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। हम सब ने इन सभी टॉपिकों को प्राक ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इन सभी चैप्टरों को हम सब ने शानदार तरीके से पढ़ा है। तो आज हम सब बातें करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्नों की श्रृंखला से। देखते हैं आप सब कितने प्रश्नों की श्रृंखलाओं को कितने शानदार तरीके से हल करते हैं, यही बातें देखनी है। तो आइए फटाफट बस आप प्रश्नों की श्रृंखला को जवाब दीजिएगा और शानदार हम सब करने का प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। तो एक शानदार श्रृंखला के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और आप सब इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखें, यही आशा और उम्मीद आपसे की जाती है। तो चलिए श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए बातें करते हैं हम सब शानदार तरीके से प्रश्नों की ओर। ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है और इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो। ये कोर्स आपको जो है 999 रुपए में उपलब्ध है। इन कोर्स को आप ले सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट की श्रृंखला आपको शानदार तरीके से मिलेगी। ये 999 रुपए की श्रृंखला है यूपी टेट की, यानी वैसे विद्यार्थी जो कि बीएड और बीटीसी को कर लिए हो उनके लिए यूपी टेट शिक्षक बनने की दिशा में एक प्रथम प्रयास के रूप में आप देख सकते हैं, एक सफल प्रयास के रूप में देख सकते हैं। यदि आप टेट को पास कर जाते हैं तो आपसे सरकार एक सुपर टेट का एग्जाम लेती है और सुपर टेट के लिए आपको जो है 1799 रुपए हमारी संस्था मांगती है। आप इसे पेमेंट करिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। वहीं पे यूपी कांस्टेबल का बैच 1499 रुपए में आपको मिलेगी। यूपी पीसीएस कम आरओ की बैच जो है 1499 में। यूजीसी नेट की पेपर आपको जो है बैच 999 रुपए में ये आपको मिलेगा। शानदार तरीके से आप इसे अपनी तैयारी करते रहें और देखते रहें किस तरह की चीजें आपको जरूरत है। सारी जरूरतों के अनुसार संस्था आपको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आइए बात करते हैं भीमबेटका की गुफा। ये आपको प्राक ऐतिहासिक काल आप सबने पढ़ा होगा। वहां पे मैंने बताया था कि ये एक ऐसा है जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों सभ्यताओं से संबंधित भीमबेटका का गुफा, यानी मानव का पहला चित्रकारी युक्त गुफा जो है, प्रथम चित्रकारी युक्त जो है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम शैल चित्रित गुफा, शैल चित्रित गुफा आपको जो है याद रखिएगा, ये आपको महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। और ये कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से 500 से अधिक चित्रकारी युक्त जो है के शैल मिले हैं, यानी शैलों पर 500 से अधिक चित्रकारी की गई प्राप्त हुई है। ये आप याद रखिएगा। ये पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और एवं नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। तो ये बातें आप याद रखिए, शानदार तरीके से आप सबके लिए है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? ये आपको उच्च पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, नव पुरा पाषाण काल में या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जिसे होमो सेपियंस हम लोग इसे ही ज्ञानी मानव कहकर संबोधित करते हैं। ज्ञानी मानव का प्रादुर्भाव आपको जो है किस काल में हुआ इतिहास की दृष्टि से, तब आप क्या जवाब देंगे इस प्रश्न का शानदार तरीके से? तो बताइएगा कि ज्ञानी मानव की उत्पत्ति जो है उच्च पुरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक ना। उच्च पुरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव
आ गया था, ये बात आप याद रखिए। और उच्च पुरापाषाण काल के यदि समयावधि देखा जाए उच्च पुरापाषाण काल के, तब आप कह सकते हैं 40,000 से लेकर 40,000 से 10,000 आपको ईसा पूर्व के समयावधि उच्च पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो ये बात भी आप सब याद करते चलिए, देखते चलिएगा, जानते चलिएगा, ठीक ना। तो ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये पुरापाषाणिक काल के संस्कृति को निम्न भागों में व्यतीत किया गया है। और मानव द्वारा सबसे अधिक समय व्यतीत किया गया है। मानव द्वारा सबसे अधिक समय व्यतीत किया गया काल, अधिक समय व्यतीत किया गया काल, ठीक ना, व्यतीत किया गया काल, ठीक, किया गया काल के रूप में इसे हम सब देखते हैं। शानदार तरीके से आप सबको ये जबरदस्त तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव ने आग की खोज कब की थी? यानी ये आग जो है मानव द्वारा आविष्कार की गई पहले वस्तु मानी जाती है, या पहला आविष्कार मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार, मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार, ये आग की खोज मानी जाती है, ठीक ना। ये आविष्कार मानव ने कब किया? निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप बताइएगा मानव ने निम्न पुरापाषाण काल में आग की खोज की थी। वहीं पे मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? प्रथम धातु। तब आप बताइएगा कि तांबा आपको मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है। वहीं पे जब बताइए कि मानव द्वारा आपको जो है प्रथम पालतू जानवर, प्रथम पालतू, ठीक ना, पालतू जानवर कौन सा है? जानवर, तब आप बताइएगा कि कुत्ता है। और वही पूछा जाए मानव द्वारा प्रथम कृषि किसकी कहिए? मानव द्वारा बोई गई प्रथम फसल, बोई गई प्रथम फसल, ये प्रथम फसल कौन से है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो जौ या यौ जो है मानव द्वारा बोए गए प्रथम फसल के रूप में इसे हम सब याद करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। ये बात भी आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से ये चीजें हैं। तो ये एक एक करके बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, जानते चलिए, आप सबके परीक्षाओं में हमेशा काम देगा ये बातें। नेक्स्ट देखिए, गिलुंड स्थल आपको जो है संबंध है, किस संबंध है? ये गिलुंड जो है ये आपको कहां है? तो ये राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में। और ये गिलुंड बेटा आपको जो है आहड़ संस्कृति से, आहार या आहड़ संस्कृति से ये संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। ये बात भी आप याद रखिए। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में भी हम सब जानते हैं। तो ये बातें भी आप सबके लिए शानदार तरीके से याद करने वाली चीजें हैं, ठीक ना। ये आपको जो है मुख्य रूप से ये आप याद करते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, हस्तकुठार या विदारणी, ये विदारणी मतलब खुरची, खुरपी जिसे बोलते हैं, या खंडक उपकरण प्रयुक्त होते थे इस काल में। ये पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, या ताम्र पुरापाषाण काल में, या उच्च पुरापाषाण काल में, किस पुरापाषाण काल में आपको इसके प्रयोग किए जाते थे, यही आपको जवाब देना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मानव द्वारा आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे, इन्होंने पहली बार किसकी खोज की थी? तो भारत में आपको जो है पुरापाषाण काल के जनक किसे कहा जाता है? पुरातात्विक पुरापाषाण काल के, पुरापाषाण काल का जनक, ठीक ना, काल का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं ना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये याद रखिएगा, ब्रूस
फ्रूट जो है यही आपको माने जाते हैं, ये बात भी आप याद रखो। ठीक, अब देखो हस्त कुठार, विदारणे, खंडक, उपकरण, ये सभी आपको निम्न पुरा पाषाण काल में ये प्रयोग किए जाते थे। और आपको जो है ये हस्त कुठार, जिसे हैंड एक्स भी कहते हैं, हैंड एक्स, ठीक ना, ये आपको पहली बार मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, के पल्लवरम, ये याद रखिएगा, पल्लवरम से पहली बार इसकी खोज जो है यही रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा किया गया है। और निम्न पुरा पाषाण काल को इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम सब शोहन संस्कृति के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं, चूंकि इसे उत्तर भारत में, ठीक ना, उत्तर भारत में इसे क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति। वही आपको जो है दक्षिण भारत में इसे मद्रासियन संस्कृति के नाम से, मद्रासियन, ठीक ना, संस्कृति के नाम से इसे दक्षिण भारत में जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत में इसे मद्रासियन संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट देखो भैया, सैंधव सभ्यता का मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सैंधव सभ्यता जो है ये मानव इतिहास के आध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये आप याद रखो, आद ऐतिहासिक काल में दो चीजों को आपको रखा गया है, एक तो सैंधव सभ्यता, ठीक ना, सैंधव सभ्यता, और दूसरा आपको वैदिक संस्कृति। ये दोनों आपको जो है वैदिक संस्कृति, ये दोनों किसके अंतर्गत, आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आद ऐतिहासिक काल कहते किसको है, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, उसे ही आद ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या अच्छा लगेगा, तो सिंधु घाटी का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता आपको सबसे उपयुक्त नाम प्रचलित है। हड़प्पा क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका सबसे उपयुक्त नाम है बेटा कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल के सर्वप्रथम खुदाई सर दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम आपको जो है सर्वप्रथम इसी पूरा स्थल की खोज की थी। और इसकी खोज, हड़प्पा की खोज कब की थी, तो 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई, ठीक ना, ये आपको ठीक। और आगे चलकर 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और इन दोनों स्थलों की खोज के बाद या जानकारी के बाद 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा पहली बार इसके विधिवत आपको जो है कि प्रचार प्रसार किया गया, विधिवत इसकी आपको जो है बताया गया कि हमने दुनिया की एक प्राचीनतम सभ्यता के विषय में जानते हैं। लेकिन वैसे कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी 1826 में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य आपको किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल जो है ये लोथल, इसी से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। युगल समाधान का अर्थ है बेटा पुरुष के साथ महिला के भी दफनाए जाने के साक्ष्य आपको जो है सर्वप्रथम इसे पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये बात आप याद किए रहिए, ठीक ना। ये लोथल, ये यहां से और क्या है, तो ये आपको जो है कहां है, गुजरात में है। गुजरात के आपको जो है गुजरात राज्य में आपको है ये लोथल। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह के रूप में भी, दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, ठीक ना, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। उसके अलावा यहां से और क्या मिला है, तो यहां से प्राप्त होने वाले चीजों में हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना आपको यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप कहेंगे तो यहां से चावल के साक्ष्य भी बेटा आपको यहां से प्राप्त हुआ है भैया मित्रों, आपको जो है। इसके अलावा और क्या प्राप्त हुआ है, तो और में आप बता सकते हैं कि यहीं से पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कथा सा परिदृश्य
उत्पन्न होने वाला दृश्य भी यहीं से गेहूं पीसने वाले पत्थर की चक्की, गेहूं पीसने वाले पत्थर की चक्की आपको जो है यहीं से प्राप्त हुई है। तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सब जो है इसे करते चलिए और एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो धान की खेती के प्रमाण बेटा ये आपको गुजरात से ही प्राप्त हुआ है। कहां से? गुजरात से प्राप्त हुआ है, चाहे वह लोथल रहा हो, चाहे वह रंगपुर रहा हो, ठीक ना। ये रंगपुर से आपको क्या मिला? तो धान की भुस्सी मिली है, धान की भुस्सी, ये याद रखिए, भुस्सी आपको यहां से मिली है। और वहीं से लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बात भी आप याद रखिए। शानदार तरीके से आप सब एक एक प्रश्न को करते चलिए, देखते चलिए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो, इसे आपको जो है मृतकों का टीला के नाम से भी मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखो, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। इसकी खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए, शानदार तरीके से आप सब इसे करते चलिए। यहां से सबसे बड़ा जो मिला है वो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक ना। ये सभी आपको है, लेकिन सबसे बड़े इमारत में विशाल अन्नागार जो है यहाँ के सबसे बड़े इमारत है। और दूसरी सबसे बड़े आपको जो है कि पूरा स्थल के रूप में जो साधन मिले हैं वो आपको जो है कि कह सकते हैं ये विशाल स्नानागार, ठीक। तो ये याद रखिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। तो सबसे अधिक संकेंद्रण आपको जो है, संकेंद्रण का मतलब होता है सबसे सघन चीजें आपको कहां से? सतलज से, सिंधु से, घग्गर, हाकरा से या रावी से। तब आप बताइएगा कि सबसे अधिक इसके संकेंद्रण जो मिले हैं वो घग्गर नदी के किनारे मिले हैं, ठीक ना। ये घग्गर, इसे ही विलुप्त सरस्वती के नाम से भी, विलुप्त सरस्वती नदी के नाम से भी आपको जो है सरस्वती नदी के रूप में भी इसे जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इसे पुकारा है, ठीक ना। तो इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है, ये याद भी आप सब करते चलिए, देखते चलिए। अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाई गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये किताब मात्र 299 रुपए में आपके द्वार तक, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं, आपके द्वार तक पहुंच जाएगी। वही आपको वीडियो की शानदार श्रृंखला 199 रुपए में आपको उपलब्ध है। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी बेटा मिलेगा। पेट का कम्बो बैच 350 रुपए में ये शानदार तरीके से उपलब्ध है। और जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं देखता हूं कि आप सबको अपने तो ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन अपने इष्ट मित्रों को देने में बड़ी कठिनाई होती है, लगता है ना, कठिनाई होती है ना आप सबको। तो कठिनाई मत करिए और अपने इष्ट मित्रों को भी दीजिए। पेट की बुक शानदार तरीके से आपको जो है कि ये याद रखिएगा 300 रुपए में उपलब्ध है। वही 175 रुपए में हिंदी की आपको श्रृंखला मिलेगी। किसकी? हिंदी की आरो की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी। और ये लेखपाल की आपको जो है 300 रुपए में किताब है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल जहां से फारस के
आपको मुद्रा प्राप्त हुई है? तो फारस की मुद्रा बेटा लोथल से प्राप्त हुई है। कहां से? फारस की मुद्रा आपको लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल कहां है? तो गुजरात से है, ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से आपको जो है कि विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नग्न नर्तकी की प्रतिमा आपको यहां से मिला है। धौलावीरा से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके अलावा आपको स्टेडियम, ठीक ना, स्टेडियम की जानकारी, स्टेडियम ये याद रखिए, स्टेडियम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक ना, यानी पानी निकास की आपको व्यवस्था मिलती है। कालीबंगा से आपको जो है भूकंप आने के साक्ष्य, तो ये सभी साक्ष्य आपको जो है एक साथ दो फसलों के बोए जाने के साक्ष्य ये सभी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ये भी आप याद रखो। कौन सी फसल हड़प्पा काली संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो इसमें से कपास का तो करते ही थे, आपको चावल की भी जानकारी मिलती है, और आपको जो है मुख्य रूप से ये गन्ना जो है यही नहीं मिलता, बाकी यव या जौ ये तो मानव द्वारा आविष्कार की गई प्रथम फसल है। तो इसे तो शानदार तरीके से आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको और क्या क्या हड़प्पा संस्कृति से ज्ञात प्रतीत नहीं है। तो यहां से गाय की जानकारी नहीं मिलती, गाय की जानकारी आपको शुद्ध शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। गाय के प्रतीत नहीं होता, जबकि कुबड़ वाला सांड आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, अभी मैंने बताया, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये कहां से मिला है? तो ये धौलावीरा से आपको प्राप्त हुआ है। कहां से? धौलावीरा से आपको प्राप्त हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को शानदार तरीके से आप सब करते चलिए। मन नहीं लग रहा है ना? सिर्फ आंसरिंग करा दे, कहिए तो सिर्फ आंसरिंग करा दे आप सब। चलिए, आप सब आंसरिंग करने के मूड में ही हैं, तो बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? केवल 1, 8, 7 या 6? बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है बेटा। इन प्रश्नों को करने के लिए थोड़े से मन मस्तिष्क को, दिमाग को भी आपको साथ देना पड़ेगा, और दिमाग लगाएंगे तभी इन प्रश्नों के जवाब को आप सही तरीके से दे सकते हैं। चलिए बताइए, अब देख ही ले, आप सबके ज्ञान को भी देख ले और चीजों को भी जान ले कि कितना सही है कितना गलत आप सब करते हैं। तो चलिए भैया, ये बताएंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम शानदार तरीके से जल्दी से प्रश्नों को बताइए। कोई तुक्का मार रहा है कि 8, कोई 6, कोई 7, कोई 1। यहां से आपको बाढ़ के सर्वाधिक सामना करना पड़ा, तो ये बात याद रखिएगा। यहां से 7 स्तरों में खुदाई हुई है, ये बात भी याद होना चाहिए। चलिए, सैन्य सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है बेटा। कौन है? दूसरा सबसे बड़ा आपको धौलावीरा। और सबसे बड़ा पूरा स्थल भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल, ठीक ना, पूरा स्थल के रूप में कौन सा है? तो राखीगढ़ सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ये याद रखिएगा। जबकि सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा आपको पूरा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता में बृहद स्नानागार आपको कहां से प्राप्त हुआ है? तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नग्न नर्तकी की प्रतिमा, नग्न नर्तकी की प्रतिमा आपको जो है यहीं से प्राप्त हुआ है, ये बात भी आप याद रखिए। शानदार तरीके से आपको जो है करना होगा, और इन सभी चीजों को आप शानदार तरीके से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइए, वैदिक सभ्यता और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये बातें अनैच्छिक क्रिया, इसे ही छींक का आना किस तरह की क्रिया है? ये एक तरह की अनैच्छिक क्रिया जो स्वेच्छा से नहीं आती, अनिच्छा से आती है, ठीक ना। तो ये पढ़ते होंगे ना किस तरह की क्रिया है। तो ये देखिए, आइए अनैच्छिक क्रिया के बाद हम सब देखें।
जबरदस्त। लगता है इसका किस चीज का है नुकसान कर रहा है, जुकाम होगा क्या। देवताओं की दो पुत्रियां आपको जो है किसे कहा गया है, तो ये आपको प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। और इसकी पहली जानकारी कहाँ मिलती है, तो अथर्व वेद में मिलती है, अथर्व वेद में मिलती है। ये बात भी आप सब बताइएगा। ये जो है सभा और समिति, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार और सभा का उल्लेख 8 बार आपको जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये बात भी आप बताइएगा। ये आर्यों के प्राचीन संस्थाएं कौन थी, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो थी ये विदत थी, संस्था विदत थे। ये बात भी आप विदत ये याद रखिएगा, विदत आर्यों के सबसे प्राचीन संस्था के रूप में याद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद की शाखा से है, तो छांदोग्य उपनिषद का आपको जो है सर्वप्रथम इसी में उल्लेख किसका मिलता है, आपको सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख, भगवान श्री कृष्ण, ठीक ना, श्री कृष्ण का उल्लेख आपको मिलता है, श्री कृष्ण का उल्लेख आपको मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में है प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख, ठीक, प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख आपको सर्वप्रथम इसी में मिलता है। ये सबसे बड़ा जाबाल को कहीं कहीं देता है, नहीं तो जाबाल को नहीं रहेगा, तो सबसे बड़ा उपनिषदों में से एक माना जाता है और ये सामवेद का उपनिषद कहा जाता है, ठीक ना। इसी में भगवान श्री कृष्ण को देवकी पुत्र श्री कृष्ण गुरु अंगिरस का घोर शिष्य श्री कृष्ण का उल्लेख आपको मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक होता था, तो ये आपको जो थे सभा, समिति, विदत, ये 3, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहीं है, 1, 2 और 4 आपको जो है यही सहायक होते थे। ये बात भी आप सब याद रखिए। ये परिषद तो नहीं थी बेटा, ऑप्शन इसके अनुसार नहीं है, 1, 2, 4 कहीं भी नहीं है, तो 2 नहीं तो 1 नहीं, 3 है तो 1 नहीं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो 1, 2, 3, 4 ये चारों लगा लेना। वैसे आपको ऑप्शन में परिषद नहीं है, तो परिषद उस समय नहीं होती थी, ठीक ना, ये याद रखिएगा। 1, 2, 4 ये ऑप्शन हटा दो, ठीक ना, 1, 2 और 4 यही ऑप्शन कर लो, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से आता है। गायों को हरण करने वाला आपको कौन था, तो पणियों के द्वारा गायों को चुराने का आपको उल्लेख मिलता था। गाय जो थे उस समय के सबसे पवित्र, आपको जो है सबसे पवित्र और कीमती वस्तु, सबसे पवित्र वस्तु के रूप में इसे देखा जाता था। और गाय को अघन्या कहकर, अघन्या का अर्थ होता है जिसकी हत्या न की जाए, जिसकी हत्या न की जाए उसे ही अघन्या कहा जाता है बेटा। तो ये बात भी आप याद कर लो, देखते चलो, शानदार तरीके से आपको हर एक बात को बताते हैं। ऋग में उल्लिखित यदु और तुर्वस ये क्या थे, तो ये दोनों जन थे। क्या थे, ये 2 जन थे और बाद में यही जन मिलकर आपको जो है यदु और तुर्वस जन मिलकर आपको जनपद के रूप में विख्यात होते हैं। ये बात भी आप सबको पता होना चाहिए और आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सबको अच्छे तरीके से पता भी होगी, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए, ये शानदार तरीके से आप सबके लिए है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त तरीके से संचालित है और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको जो है 2499 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा, ये सभी सुविधाएं हमारी संस्था के द्वारा आपको दी गई हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इसका सबसे पुराना आपको जो है प्रमाण क्या है? तो इसका सबसे पुराना प्रमाण यही है बेटा कि लगभग 5000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच में किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और इसी कारण कह सकते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे। ठीक ना, चूंकि 5000 ईसा पूर्व में आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं थी। 3200 ईसा पूर्व से आपको मैक्सिमम माना गया है सर जॉन मार्शल के अनुसार। यदि मूलतः देखेंगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व की कहानी है। ठीक, लेकिन आप यहां कह सकते हैं, देख सकते हैं कि लगभग 5000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक किसी तरह का कोई भी आपको नए जन समुदाय के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम आपको जो है अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में है आपको जो है जादू टोना का उल्लेख, जादू टोना का भी उल्लेख आपको इसी में किया गया है। इसी में राजा परीक्षित का उल्लेख, राजा परीक्षित, ठीक ना, परीक्षित का भी उल्लेख आपको इसी में किया गया है। इसमें अंग मगध कौशल, ये सभी कौशल काशी आदि जनपदों का उल्लेख भी आपको मिलता है, और इन छोटे छोटे जनों के लोगों के द्वारा यह कामना की जाती है कि कोई ऐसी महामारी आए जिससे ये नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये शक्तिशाली थे और कमजोर लोगों पर आक्रमण करके उसे जीत लेते थे। यही इनकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, और ये याद रखिए। ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का अर्थ क्या था? गोप का मतलब होता था आपको जो है कि परिवार के मुखिया के लिए नहीं, राजा के लिए गोप कहकर संबोधित किया गया है। ठीक ना, ये राजा के लिए, परिवार के मुखिया के लिए कुलप कहकर संबोधित किया गया है। ये बात भी आप याद रखिए, कुलप, और राजा के लिए गोप कहकर संबोधित किया गया है। राजा को ऋतस्य राजा को आपको जो है कि जनस्य गोपा, क्या कहा गया है? जनस्य गोपा कहकर संबोधित किया गया है। जनस्य गोपा यही था, जन का गोप या मुखिया आपको जो है कहा जाता था, इसीलिए राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की थी? तो जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बुद्ध के द्वारा वैशाली में व्यतीत की गई थी। जबकि सर्वाधिक आपको वर्षा ऋतु कहां व्यतीत किए थे? तो सर्वाधिक वर्षा ऋतु आपको जो है वर्षा प्रवास, ये सर्वाधिक वर्षा प्रवास कहां किए थे? तो सर्वाधिक वर्षा प्रवास आपको जो है श्रावस्ती में हुआ था, और कुल 25 वर्षा प्रवास इनका महात्मा बुद्ध का हुआ। ये बात भी आप याद करते चलो। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति इसे कहते हैं। चूंकि उत्तर वैदिक काल के बाद 6वीं शताब्दी में मोक्ष की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य जीवन का यही रह गया था। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ क्या था? 4 पुरुषार्थ कौन कौन कहे जाते थे? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन का 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये मोक्ष जो है अंतिम आश्रम में आपको व्यक्ति को जीवन के मोक्ष प्राप्ति का ही आपको उद्देश्य रखना चाहिए, और इनका महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। लगभग 483 बीसी में आपको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति आपको इनको हुई थी। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था ये सुभद्र था। सुभद्र को ही अंतिम दीक्षित किया जाने वाला पहला व्यक्ति सुभद्र था, और आपको जो है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है उपदेश किसे दिया था? तो पंचवर्गीय ब्राह्मणों को सर्वप्रथम आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के
तृतीय मंडल में, ठीक ना, तृतीय मंडल में आपको इसकी जानकारी मिलती है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की। विश्वामित्र आपको इसकी रचना की और किस देवता को समर्पित है? तो सविता अर्थात सूर्य देवता को, सविता अर्थात सूर्य देवता को ये समर्पित है। ये बात भी सूर्य देवता को समर्पित है, ये बात आप याद रखिए। शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध के बोलने की भाषा जो थी ये आपको पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के द्वारा सभी उपदेश दिए जाते हैं। ये मुख्य रूप से आप याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक ना। ये आपको जो है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जब आपसे पूछे प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो प्रथम उपदेश बेटा सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। उपदेश सारनाथ में आपको दिया गया था पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, या इसे है मृगदाव के नाम से, मृगदाव या इसे है ऋषि पत्नम के नाम से भी कहते हैं, ऋषि पत्नम, ठीक ना, पत्नम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सभी बातें आप याद रखिए, शानदार तरीके से ये चीजें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय में आपको उल्लेख मिलता है। एवं भगवती सूत्र, एवं भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ठीक ना, ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। इन दोनों ग्रंथों में आपको जो है 16 महाजनपदों के जानकारी प्राप्त होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गोदावरी नदी पर स्थित महाजनपद कौन था? तो ये अस्मक था और इसकी राजधानी पोतन थी, पोतन या प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक ना, इसकी राजधानी आपको थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद के रूप में आपको इसे जाना जाता है, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम इनमें से देखा जाए तो अशोक महान ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वैसे पाटलिपुत्र को बसाया और राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? तो सर्वप्रथम बेटा आप बताइएगा उदयन के द्वारा बनाया गया। उदयन जो था यही पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बसाई। इसका पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम आपको जो है कुसुमपुर था बेटा, ठीक ना, कुसुमपुर के रूप में आप इसे जानते थे, ये बात भी आप याद रखिए, कुसुमपुर को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से आप सबके लिए, हमारे लिए, ये आपको 1499 रुपए में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है और ये महाबचत का लाभ लेने के लिए हम सब शानदार तरीके से जुड़े रहे और जानते रहे, समझते रहे, ठीक। तो एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए यही आप सबको जबरदस्त तरीके से लाभ है और लाभ लेते चलिए, जानते चलिए। चंपा किस देश की राजधानी थी? तो ये आपको कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक ना, श्रावस्ती या साकेत भी इसकी राजधानी कह सकते हैं, साकेत थे। अंग की राजधानी, इसकी राजधानी चंपा थी बेटा। वज्जी की राजधानी आपको वज्जी, वैशाली, ठीक ना, वैशाली इसकी राजधानी हुआ करते थे और मगध की राजधानी गिरिब्रज हुआ करते थे, गिरिब्रज। ये आप याद रखिए, सभी को एकदम शानदार तरीके से, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिए, चंपा राजधानी, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का अवंतिका के रूप में इसे प्राचीन काल में जानते हैं। ये आपको किस नदी, कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर आपको जो है
क्षिप्रा नदी के तट पर आपको स्थित है। यहाँ पे आपको जो है कि महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। आपको उज्जैन को महाकाल नगरी के रूप में भी इसे याद किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट के जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और वास्तविक संस्थापक यदि कहा जाए, वास्तविक संस्थापक आपको जो है संस्थापक कौन थे? तो ये आपको ये थे। और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में आपको याद किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए, ये याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैन प्रभागिरी आपको तीर्थ स्थल है, जहां ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये कहां है जैन प्रभागिरी? तो ये कौशाम्बी यूपी में है। कौशाम्बी आपको यूपी में ये जैन प्रभागिरी है। और ये प्रभागिरी ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है। यहाँ पे जैनाचार्यों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की गई है, ये बात भी ज्ञान की प्राप्ति की गई है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंड राय के द्वारा आपको जो है गोमतेश्वर में विशाल प्रतिमा का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत जो है एक बड़ा सा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसे आपको जो है कि बड़ा अच्छा नाम है, यहाँ किसकी प्रतिमा है? जीन सेन की। ठीक ना, जीन सेन की प्रतिमा है। जीन सेन की प्रतिमा है। प्रतिमा जीन सेन का मतलब है आपको जो है बाहुबली। बाहुबली, ठीक ना। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तिकाभिषेक, ठीक ना, 12 वर्ष पर महामस्तिकाभिषेक, महामस्तिकाभिषेक किया जाता है, सेक किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए एकदम शानदार तरीके से, ये जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखिए, अनुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुव्रत जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये बातें आप अनुव्रत को ही स्यादवाद के नाम से भी हम सब जानते हैं, ये बातें याद रखिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है। ठीक ना, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के रूप में हम लोग याद करते हैं, जानते हैं, ये बात भी आप सब याद रखिएगा। यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य रूप से हिर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें याद रखो। नेक्स्ट, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये अपरो परशुराम के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। ये जाति से नाई था, क्या था? नाई था। और इसे सर्वछत्रांतक के रूप में, सर्वछत्रांतक के रूप में भी इसे याद किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। ये नंद वंश का आपको संस्थापक है, नंद वंश का संस्थापक, ठीक ना, संस्थापक के रूप में महापद्मनंद को जानते हैं। इसे उग्रसेन भी इसका नाम मिलता है। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेनाओं का स्वामी, यह उग्रसेन महापद्मनंद था। सबसे अधिक मगध साम्राज्य का विस्तार इसी के समय में हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उसका दामाद जामाली था, जो उसकी बहन आपको जो है कि उसकी बहन का पुत्र था, ये बात याद रखिए। और ये दामाद भी था, ठीक ना। तो अनुनंजा प्रियदर्शना ये इसकी पुत्री थी, आपको त्रिशला इसकी माता थी, यशोदा इनकी पत्नी थी। जामाली जो था ये आपको महावीर स्वामी का दामाद था। और प्रथम विरोधी भी यही था, ठीक ना। प्रथम विरोधी भी आपको कौन था? तो दामाद जामाली ही प्रथम विरोधी भी था, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये इसका दामाद था, ये बात याद रखिए। आइए हम सब मिलान करते हैं। आदिनाथ का आपको जो है कि
प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। वही आप देखिए तो सर्प जो था ये पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था ये आपको क्या था? तो सर्प पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह के रूप में याद किया जाता है। वही मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश के रूप में था और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था। ठीक ना? तो अब आप कर सकते हैं पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। कहीं है ऑप्शन? 4 1 4 1 3 2 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ये कर लीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम स्थायी रूप से रहने वाले प्रवृत्ति का विकास किस काल में आपको हुआ? बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो मानव ने सर्वप्रथम स्थायी रूप से नवपाषाण काल में रहना प्रारंभ किया और कृषि का आविष्कार भी मानव द्वारा सर्वप्रथम इसी समय किया गया। कृषि का आविष्कार मानव ने पहली बार आपको किया। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से आप नितिन सर के साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी निरंतर इसी दशा में जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आहड़ संस्कृति में सर्वाधिक मात्रा में किस धातु के उपकरण मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति में आपको जो है तांबे की सबसे अधिक जानकारी मिलती है। ठीक ना? ये आहड़ संस्कृति कहां से मिला है? तो ये राजस्थान से आपको ज्ञात होता है। राजस्थान से आपको आहड़ संस्कृति की प्राप्ति होती है। आहड़ संस्कृति के अंतर्गत हम इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से, पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी आप हम इसे जानते हैं। ये बात भी आप याद किए रहिए, समझते चलिए, देखते चलिए हम ये बातें। नेक्स्ट देखिए, जरबो संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो इनाम गांव जो है जरबो संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा पुरा स्थल के रूप में हम सब इनाम गांव को जानते हैं। ये बात भी आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा पुरा स्थल इनाम गांव, ये याद रखिए। ठीक ना? नेक्स्ट, ताम्र पाषाणिक युग के किस स्थल से किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है जो आपको जो है खाई से घिरी हुई थी? तब ये कौन सा स्थल है? तो बताइएगा कि गिलुंद जो था ये आपको आहार संस्कृति, आहार या बनास नदी के तट पर होने के कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते। बाद में तृतीय चरण में यह मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो गिलिंद जो है यहीं से आपको जो है किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बात याद रखिए। निम्न में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण आपको नहीं मिले हैं? तब आप इस प्रश्न में क्या जवाब देंगे? तो वो थे आपको आहड़ संस्कृति या इसे ही बनास संस्कृति के नाम से भी आपको जानते हैं, बनास या आहड़ संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट, पशुपति की चित्रयुक्त मुहर किस संधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये बताइएगा कि ये मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त हुई है, ये आप याद रखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वही सिंध का बाग या मृतकों का टीला या आपको जो है कि हड़प्पा संस्कृति के किस पूरा स्थल को कहते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो को ही बेटा कहा जाता है। ये बात सबको पता है, आप सबको याद है। आशा उम्मीद है कि एक भी गलती आप सबसे नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक ना? आपको ये सबसे बड़ा भी ग्रंथ है और इसके रचनाकार यानी संकलनकर्ता कृष्ण को द्वैपायन वेद व्यास को कहते। ऋग्वेद को वेदों को श्रुति संहिता के नाम से भी जानती है। नेक्स्ट, किस वेद में जल प्लावन की घटना का वर्णन मिलता है? तो आपको जो है शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का एकमात्र अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण, ठीक ना, एकमात्र ब्राह्मण के रूप में इसे हम सब जानते हैं। जबकि शतपथ ब्राह्मण कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ये किसका है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण के रूप में इसे हम सब जानते हैं। तो ये बातें भी आप सब कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस के द्वारा आपको इसका संकलन किया गया था। कब किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति के समय इसका संकलन किया गया था। ये बात भी आप याद रखिए। शानदार तरीके से अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ये आपको जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। ये बात भी, ये रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से आपको जो है जैन मूर्ति के प्राचीनतम प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त होता है। इस तरीके से आप सबने शानदार प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला से रूबरू हुए। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आप इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक ना? प्रश्न शानदार थे, आप सबने शानदार तरीके से किया। यही आप सबके लिए शुक्रिया। जय हिंद।